तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो ज्ञान बिंदु वाले सर बुक निकाले हैं बिहार दरोगा का, उस बुक का डिस्कशन हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 1 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 1 को। और आपको बता दें कि सेट नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। और इस वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कराने में ही वीडियो 1 घंटा का हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है और यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिरोटिन द्वीप अरब सागर में स्थित है और यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिरोटिन द्वीप जो है मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना हुई है 1980 में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा जब कि भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको बताना है कि मरीन नेशनल पार्क। ठीक है। और इसकी स्थापना हुआ है 1980 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसमें। पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में ये देश है मैक्सिको, और यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश से होकर गुजरती है विषुवत रेखा? तो आपका इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती, इन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीप से? 3 महाद्वीप से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश कौन कौन से हैं? तो मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरीबाती है। ये जो तीनों देश हैं ये एशिया महाद्वीप के देश हैं और ये भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश। तो जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं वह है सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन और युगांडा। ये जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, और ये तीनों देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के जो समानांतर है तो 23.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है, अक्षांश रेखा, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप मैक्सिको। ठीक है। जो कर्क रेखा पर स्थित देश है वह है उत्तरी अमेरिका का हवाई द्वीप और मैक्सिको। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका महादेश का जो देश है जो कर्क रेखा पर स्थित है वह है मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, सहारा एवं मारितानिया। ये जो देश है ये कर्क रेखा पर स्थित है और ये अफ्रीका महादेश के है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया महादेश का कौन कौन सा देश कर्क रेखा पर है? तो वह है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। ठीक है। और ये जो देश है ये आपके कर्क रेखा पर स्थित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को परमाणु आपदा हुई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट इसमें कि देखिए विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर शहर पर की गई थी। ठीक है, तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरी परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम जो है किसके सिद्धांत पर? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम परमाणु रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया था। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम परमाणु बम किसने बनाया? तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया 1945 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बम। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और इसका आविष्कार जो हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम नहीं हाइड्रोजन बम, इसका आविष्कार किए थे एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में। वहीं आपसे पूछेगा कि परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ है? तो 1945 में। किसने किया है? तो रॉबर्ट ओपनहीमर। ठीक है, और हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने 1952 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण जो कि राजस्थान में है किया गया था और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, जो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वह हुआ था 18 मई 1974 को पोखरण में जो कि राजस्थान में है और उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था जिसका कोड शक्ति था 98 था। ठीक है, और इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम जनक, ठीक है, कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को 1956 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन और अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कर एवं लेखांकन से। जो हस्तांतरण मूल्य है इसका जो संबंध है कर यानी टैक्स एवं लेखांकन से है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ठीक है, ट्यूबवेल मतलब नलकूप। ठीक है, तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को देख लीजिए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको। तो देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 प्रकार के साधन हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा और नहरों द्वारा, ये 4 प्रकार का साधन है सिंचाई का भारत में। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है जिससे कुल सिंचित क्षेत्र 40% भाग पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, द्वितीय साधन कौन सा है? तो द्वितीय साधन है कुआं, तृतीय साधन है आपका तालाब और चतुर्थ साधन कौन सा है? तो चतुर्थ जो साधन है वह है आपका नलकूप। ठीक है, जो चतुर्थ है आप देख सकते हैं यहाँ पर चतुर्थ साधन नलकूप को दिया गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? यानी जो गौतम बुद्ध संवाद अपना देते थे तो किस भाषा में देते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाली, यानी ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में संवाद दिया करते थे गौतम बुद्ध। अब इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स कि गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। वहीं महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित थे, उन्होंने जो भी संवाद दिया वह प्रकृत भाषा में दिया। किस भाषा में? प्रकृत भाषा में। और प्रकृत भाषा क्या है, पाली भाषा क्या है? तो देखिए जो प्रकृत भाषा है ये भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई है उसका सामान्य नाम प्रकृत भाषा है। ठीक है, और पाली भाषा क्या है? यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी पाली भाषा, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि मतलब जितना भी जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको दिया गया है कि 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए जब आपको हम PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से जाकर आप इस पूरे दिवस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो एक पॉइंट्स छूट रहा है ये है कि सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग। अब नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में खोला गया था आपका बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र। और आपको हम अवगत करा दें कि ये 2018 का हम क्वेश्चन लगा रहे हैं दरोगा का, तो इसमें 2017 का करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम को। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था सैयद शाहिद हकीम को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद शाहिद हकीम। अब 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किसे किसे मिला है अब ये देख लीजिए। तो देखिए अश्विनी अक्कुंजी को मिला है 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार, धर्मवीर सिंह को मिला है ध्यानचंद पुरस्कार और BC सुरेश को मिला है। तो BC सुरेश को कबड्डी में मिला है, धर्मवीर सिंह को हॉकी में मिला है और अश्विनी अक्कुंजी को एथलेटिक्स में मिला है ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन किया किसके द्वारा गया था इसको देख लीजिए। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की विभाजन की घोषणा किया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से विभाजन लागू हो गया था। ठीक है, इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन का विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसी आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी समय 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन आपसे आता है कि जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1911। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इनका जो शासनकाल है इनका कार्यकाल था 1916 से 1921। ठीक है, और ये भारत के वायसराय के पद पर रहे हैं। और आपको बता दें कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अधिवेशन साथ साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता RC मजूमदार ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किया था। ठीक है, आप सुने होंगे कि होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना 1916 में हुआ है। तो इसका स्थापना करता है बाल गंगाधर तिलक एवं डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्प्राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो नाम है वह है स्प्राइट। अब देख लेते हैं इसमें जो भी मुख्य पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है इसमें कि भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भास्कर द्वितीय। जो भास्कर द्वितीय है ये 20 नवंबर 1981 ईस्वी में कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसैट 1A। तो जो इनसैट 1A है यह एक भारतीय उपसंचार था। ठीक है, भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि इनसैट 1A का कब लॉन्च किया गया? तो 1982 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन।
भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने सर्वप्रथम भारत में वार्षिक आय को अनुमानित किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि भारत में पहली बार सन 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ था, उसमें धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम निम्न है, यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे में भगत सिंह थे तो भगत सिंह का उपनाम था शहीद ए आजम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम था लौह पुरुष और सरदार, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था गुरुदेव, लाला लाजपत राय का नाम था पंजाब केसरी उपनाम था, महात्मा गांधी का उपनाम था राष्ट्रपिता, सरोजनी नायडू का उपनाम है भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह। जो श्री कृष्ण सिंह है इनको बिहार केसरी कहा जाता था और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु कहा जाता था, वहीं चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहा जाता था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें कि जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल के उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है उनका कार्यकाल जो था राजीव गांधी का 1984 से 1989 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट है लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि लियाकत अली खान जो है किस मतलब देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक एवं समाजवादी नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन है, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत एक संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको। तो पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है या भेज सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है कि 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है 40वां संविधान। तो 40वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 ईस्वी में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन भी 1976 ईस्वी में हुआ है और यह संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में से अधिक व्यापक था। इसे लघु संविधान कहा गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में इसका प्रावधान है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें सारा पॉइंट्स दिया गया है। आप इसको PDF हम जब देंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसमें मिलाते हैं। कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। तो आपका ए का हो जाएगा 4। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है दोस्तों
आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी का 3। जो संसदीय सरकार है तो संसदीय सरकार का प्रावधान लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा आपका 2, यानी जो केंद्र राज्य संबंध है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसके पॉइंट्स को देख लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसका जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट्स है, उसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजीव महर्षि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2017 में राजीव महर्षि को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। जो सर क्रीक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि सर क्रीक विवाद है क्या। तो देखिए सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। ठीक है, और यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। ठीक है, सर क्रीक पानी के कटाव के कारण बना है, जहां ज्वार भट्टे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। और यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा है। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी है। जो रेड क्लिफ रेखा है वह 3323 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2670 किलोमीटर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, डूरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 12 नवंबर 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव मोर्टिमर डूरंड ने और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है। कितने किलोमीटर का, तो 106 किलोमीटर का एक रेखा बनता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनता है, जिसे हम डूरंड रेखा कहते हैं, और ये लद्दाख में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन और भारत। तो देखिए जो चीन और भारत के साथ जो सीमा बनता है, सीमा रेखा, उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, और ये जो बनाता है सीमा 3488 किलोमीटर लंबा है ये सीमा रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और ये जो सीमा रेखा है आपको बता दें कि किस किस राज्य से बनता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये भारत के जो 4 या 5 राज्य हैं जो, ठीक है, ये भारत के जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये भी पूछता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। जो फ्रांस है ये पेट्रोल और डीजल, मतलब जो पेट्रोल और डीजल से जो कार चलता है उन कारों पर ये प्रतिबंध लगा देगा फ्रांस 2040 तक। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आरंभ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य को, जो पश्चिम बंगाल राज्य है भारत का, उसको यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है
ये आपको प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक। जो नांगल है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें कि तांबा धातु का अयस्क कॉपर पैराइट कैल्फोसाइट का से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो आपको बता दें कि जब भी आप बिहार दरोगा का एग्जाम देने जाएं या कोई भी बिहार का एग्जाम देने जाइएगा तो आप 2011 का जनगणना को पूरा कंठस्थ करके जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना से आता ही आता है, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? जो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है यह किस द्वीप में हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के डिस्कशन में कितना समय लग रहा है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट करके बना दे रहे हैं। एक सेट का हम 4 पार्ट कर देंगे और आपको हम प्ले लिस्ट बना देंगे कि आपको देखने में पूरा का पूरा आसानी हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब आप लाइन से आपको पता नहीं चलेगा कि हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं। अब जब आप प्ले लिस्ट प्ले करेंगे तो आपको पूरा एक लाइन से सब वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन से लेकर 75 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।